इलेक्शंस खत्म होते ही पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ने का अनुमान पहले से ही लगाया जा रहा था और अब इसकी तरफ कदम बढ़ने लगे हैं, क्योंकि अभी तो गवर्नमेंट ने पेट्रोल और डीजल पे 3-3 रुपए बढ़ाए हैं और सीएनजी के ऊपर 2 रुपए बढ़ाए हैं। लेकिन इससे और भी ज़्यादा महंगाई अपने को देखने को मिलेगी, क्योंकि इनके प्राइजेस के साथ साथ अमूल, मिल्क डेयरी, इन जो भी मिल्क प्रोड्यूसर्स हैं, इन्होंने अपने मिल्क के प्राइजेस भी बढ़ा दिए हैं। इसका मतलब ये है कि आम जनता के ऊपर इसका काफ़ी गहरा असर होने वाला है। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी यूएई और इसके साथ साथ 4 और अलग कंट्रीज़ की विजिट पे गए हैं, तो देखते हैं इसका कोई बेनिफिट हो सकता है इंडिया के लिए। तो इस टॉपिक को डिटेल में देखते हैं। पहले देखते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या है। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी सभी के प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं। दिल्ली में पेट्रोल 97.77 पहुंच गया, कोलकाता में 108, मुंबई 106, चेन्नई 103। यहाँ पे स्टेट वैट लगाता है, वो परसेंटेज के अकॉर्डिंग बढ़ता है। इसी की वजह से अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग रेट देखने को मिलते हैं। क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी कम नहीं हो रहे। यूएसए ईरान के बीच सीज फायर के बाद भी क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम नहीं हुए, लेकिन सिचुएशन अभी भी खराब है। वॉर एंड नहीं हुआ है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज अभी भी संकट में है और इसी की वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस $100 से भी ज़्यादा बढ़े हुए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि इंडिया के अंदर फ्यूल प्राइसेस में इंक्रीज़ क्यों नहीं हुआ, जहाँ हर कंट्री के अंदर फ्यूल प्राइसेस में इंक्रीज़ हो रखा है। इसका एक रीज़न ये है कि गवर्नमेंट ने पहले से ही बहुत ज़्यादा टैक्स लगा रखा था, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी स्टेट्स लगाते हैं, जैसे वैट टैक्स। तो गवर्नमेंट ने पहले इन सब को कम करा। दूसरा था इलेक्शंस के कारण गवर्नमेंट इन सब चीज़ों पे फोकस्ड थी कि कहीं पब्लिक सेंटीमेंट हर्ट ना हो जाए। इन्फ्लेशन का डर था और इकोनॉमी स्लो डाउन का भी डेंजर था। तो इन सब कंसर्न्स की वजह से गवर्नमेंट ने फ्यूल प्राइसेस को अब तक इंक्रीज नहीं किया था। लेकिन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, इनको एक हैवी लॉस इस वजह से लेना पड़ रहा था। इंडियन ऑयल मार्केटिंग कंपनी जैसे कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये सब कंपनीज फ्यूल स्टेशंस का इंडिया के अंदर 90% स्टेक होल्ड करती हैं। इस सिचुएशन में एक्चुअली हो क्या रहा है कि क्रूड ऑयल प्राइसेस तो इंक्रीज कर जाते हैं, लेकिन रिटेल प्राइसेस सेम है। मतलब इन कंपनीज को ये क्रूड ऑयल खुद से तो पड़ता है महंगा और इनको देना पड़ता है कम रेट पे। तो ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, इनको इसकी वजह से हैवी लॉस उठाना पड़ रहा है। तो उसमें करना क्या होगा कि गवर्नमेंट को कंपनसेशन देना पड़ेगा इसके लिए, और गवर्नमेंट अल्टीमेटली देगी कहाँ से, वो पब्लिक मनी यूज करेगी। एक यहाँ पे ये कनेक्शन देखते हैं कि डीजल पेट्रोल के कंपैरिजन में इम्पोर्टेंट क्यों है। देखो, पेट्रोल का यूज़ होता है ज़्यादातर जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं उनके अंदर, बट डीजल सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है, क्योंकि जैसे ये व्हीकल्स हैं ट्रक, बसेस, रेलवेज, एग्रीकल्चर, माइनिंग, लॉजिस्टिक, इंडस्ट्रियल ट्रांसपोर्टेशन, इन सब के अंदर ज़्यादातर डीजल यूज़ होता है। तो लगभग हर सेक्टर के अंदर डीजल का काफ़ी कंजप्शन होता है। तो डीजल प्राइसेस इंक्रीज करने की वजह से इन्फ्लेशन का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। तो इसका अल्टीमेट इम्पैक्ट क्या होता है कि जो ट्रांसपोर्टेशन है वो महंगा हो जाता है डीजल के प्राइसेस इंक्रीज करने से। जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो भी इंक्रीज हो जाती है। तो इससे यहाँ तक भी देखने को मिलेगा कि जब टैक्सी वगैरह बुक करते हैं तो वो भी और ज़्यादा महंगी हो जाएंगी। ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज़ है वो सब महंगी हो जाएंगी। और इनका रीज़न वही रहेगा कि ऑयल प्राइसेस, फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज़ करके, और साथ ही इसकी वजह से जो भी गुड्स हैं उनके प्राइसेस भी इंक्रीज़ हो जाएंगे, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल, मेडिसिन, मतलब हर चीज़ के ऊपर इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। फूड इन्फ्लेशन है वो भी इंक्रीज़ कर जाएगा। और जब फूड इन्फ्लेशन, या फिर यूँ कह सकते हैं कि ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी का इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी में जो भी उनकी इंटरेस्ट रेट हैं उनको भी इंक्रीज कर सकता है। मतलब लोन्स वगैरह जो लग रहा था कि पहले सस्ते हो सकते हैं वो भी सस्ते नहीं होंगे। मतलब आने वाले टाइम में रेपो रेट कम होना तो दूर की बात है, वो और ज़्यादा बढ़ भी सकता है। अब देखते हैं सीएनजी का सिनेरियो क्या है। तो सीएनजी नेचुरल गैस के इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है, और गल्फ प्राइजेस में कितना ज़्यादा इस चीज़ का असर हो रहा है।
कतर जो सबसे बड़ा सप्लायर है, उसके प्रोसेसिंग प्लांट में भी प्रोडक्शन में दिक्कत चल रही है, यानी कि ओवरऑल सप्लाई मार्केट में इम्पैक्टेड है। इसकी वजह से फर्टिलाइजर्स और एग्रीकल्चर में भी क्राइसिस देखने को मिल सकते हैं। हॉर्मोज में डिसरप्शन से जैसे यूरिया, एलपीजी, फर्टिलाइजर सप्लाई चेन, इन सब पे इम्पैक्ट आएगा। मतलब ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी में इम्पैक्ट इन सब चीज़ों के ऊपर देखने को मिलेगा। सिचुएशन ये है कि यहाँ पे अगर फ्यूल प्राइजेस 16% और बढ़ाएंगे तो फिर जो लास्ट ईयर वाला सिनेरियो था उस तक पहुँच पाएंगे। यानी कि जो अभी 3-3 रुपए का अपने को इंक्रीज देखने को मिल रहा है पेट्रोल में, डीजल में, ये इनाफ नहीं है। जिस तरह से क्रूड ऑयल के प्राइजेस बढ़ रहे हैं, $65 पर बैरल से $100 से ऊपर चल रहा है। यहाँ अपने पास ज़्यादा चांसेस, हाई चांसेस हैं कि 16% का इंक्रीज इन फ्यूल प्राइजेस के ऊपर अपने को देखने को मिल सकता है। ये हो सकता है 5-10 दिन बाद हो जाए, 15 दिन बाद हो जाए, 1 महीने बाद, कि गवर्नमेंट थोड़ा थोड़ा करके फ्यूल प्राइजेस है इनमें इंक्रीज करे। यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है कि ये सब इंडियन इकोनॉमी के लिए इतना डेंजरस क्यों है। सबसे पहले है करंट अकाउंट डेफिसिट। इंडिया अपना सारा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, और जो भी इंपोर्ट करता है तो उसकी पेमेंट किस में जाती है, वो जाती है डॉलर के अंदर। मतलब जितना ज़्यादा डॉलर देश से बाहर जाएगा उतना ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा, उतना ही अपना फॉरेक्स रिजर्व पे इम्पैक्ट आएगा, और अपना रुपी है वो भी कमज़ोर होगा डॉलर के कंपैरिजन में। तो इन सब सिचुएशन से भारत की, और यूँ कह सकते हैं कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी क्यों खतरे में आ सकती है, तो इस टाइम डर है। एक सिचुएशन होती है जिसको कहते हैं स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है कि इन्फ्लेशन तो बढ़ रही है लेकिन ग्रोथ स्लो डाउन हो रही है। नॉर्मल सिचुएशन में अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो ग्रोथ उसके साथ साथ बढ़ता है, लेकिन स्टैगफ्लेशन में तो इन्फ्लेशन तो बढ़ ही रहा है लेकिन उसके साथ साथ ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ कुछ दिखाई नहीं देता। तो ये एक रियली एक डेंजरस सिचुएशन हो जाती है। तो इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो प्राइम मिनिस्टर 5 देशों की विजिट पे गए हैं, जैसे यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, इटली, बट इन सब में से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यूएई। और वहाँ पे इंडिया कोशिश कर रहा है 2 मेन एग्रीमेंट करने की। फर्स्ट है लॉन्ग टर्म एलपीजी सप्लाई कॉरपोरेशन से रिलेटेड, और सेकंड है स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व कॉरपोरेशन से लेकर। जो पहला एग्रीमेंट है एलपीजी सप्लाई से रिलेटेड, वो इंडिया के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि डोमेस्टिक कुकिंग सिलेंडर का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, और यहाँ एलपीजी शॉर्टेज पॉलिटिकली एक सेंसिटिव इशू हो जाता है इंडिया के अंदर। और बात करें यूएई की, तो वो इतना क्रिटिकल इसलिए है क्योंकि यूएई इंडिया का लार्जेस्ट एलपीजी सप्लायर है। इंडिया के एलपीजी रिक्वायरमेंट का 40% यूएई के थ्रू आता है। और दूसरा एग्रीमेंट रिलेटेड है स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को लेके, ताकि यूएई इंडिया के अंदर ज्यादा क्रूड ऑयल स्टोर करके रखे। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी मेन पॉइंट्स थे वो हमने कवर कर लिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं, और अगर वीडियोस रेलिवेंट लग रही है तो इनको लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।